घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लालची बना देगा, घमंडी बना देगा, आलसी बना देगा केतु। कैसे किस्मत बिगाड़ देगा केतु, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है और ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग। ऐसे में केतु ग्रह भी हर व्यक्ति की कुंडली में स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा फल देते हैं। ऐसे में आज पंडित जी आपको बताएंगे कुंडली में केतु की कैसी स्थिति आपको परेशानी और संकट में डाल सकती है। कुंडली में केतु की कैसी स्थिति में आपको कौन सी सावधानी बरतना जरूर चाहिए, किन आदतों को छोड़ देना चाहिए, और केतु की काली छाया से अगर आप बचना चाहते हैं तो कौन से आसान और अचूक उपाय आपको करने हैं, इसके बारे में भी आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। कुंडली में केतु ग्रह अगर पहले घर में बैठे हो और कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में कौन सी मुश्किलें आती हैं, ऐसे लोगों को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, साथ ही केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अगर केतु कमजोर है या जहाँ पर होना चाहिए कुंडली में वहाँ पर नहीं है, तो वो कौन से संकेत है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का केतु खराब चल रहा है या दुष्प्रभाव दे रहा है? देखो, ऐसा है रोमिता, केतु के बारे में कुछ बताने से पहले एक बात जान लीजिए कि यद यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद यद भावे संयुक्तम तत्फलम तत्सेदलम। ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र का मंत्र है। इसका मतलब ये है कि केतु और राहु जिन ग्रहों के स्थान में बैठते हैं उन ग्रहों का जिस तरह से बल होता है उसी तरह से ये फल देते हैं। केतु और राहु कोई स्वतंत्र ग्रह नहीं है। अच्छा। ये वैसा ही फल देंगे जिसके साहचर्य या जिसके स्थान में रहेंगे वैसा ही फल देंगे। ये नहीं कोई कह सकता कि केतु बुरा ही करेगा, ये नहीं कोई कह सकता कि केतु अच्छा ही करेगा। अगर केतु उस ग्रह के घर में है जो ग्रह उच्च बल में है, पारावतांश में है, ऐरावतांश में है, बहुत मजबूत स्थिति में है, केतु उसके लिए वरदान बन जाएगा। लेकिन यदि केतु किसी ऐसे ग्रह के घर में है जो नीच का है, जो अस्त है, जो पीड़ित है, तो केतु वहाँ अनर्थ मचाएगा। तो केतु और राहु ये छाया ग्रह हैं। हम ये कहना चाहते हैं केतु और राहु छाया ग्रह हैं। एक ही ग्रह के दो भाग, कमर के ऊपर का भाग शिखी अर्थात केतु, कमर के नीचे का भाग राहु। ठीक। हमारे यहाँ एक कथा प्रचलित है। समुद्र मंथन जब हुआ तो अमृत निकला, अमृत निकला और मदिरा भी निकली और जहर भी निकला, सब समुद्र मंथन से निकला। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, एक तरफ देवताओं की पंक्ति बैठा दी जाए, एक तरफ राक्षसों की पंक्ति बैठा दी जाए और हम अमृत बांट देते हैं। तो देवता एक लाइन में बैठ गए और एक लाइन में असुर बैठ गए। उसमें हुआ क्या कि राहु नाम का जो असुर था वो देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया, अमृत सबको दे रहे हैं, और राहु के हाथ पर जब उन्होंने अमृत रखा, इतने में सूर्य चंद्रमा ने इशारे से भगवान विष्णु को बताया कि ये तो राक्षस है। तब तक भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसको काटा, तब तक वो अमृत नीचे जा चुका था और इसलिए वो अमर हो गया। एक राहु दो रूपों में विभक्त हो गया, राहु और केतु हो गया। हमारे यहाँ यही कथा प्रचलित है कि राहु केतु चूंकि सूर्य चंद्रमा के संकेत के कारण उनका गर्दन कटा था, इसलिए बार बार वो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब जब हम ज्योतिष में इसका अध्ययन करते हैं कि आखिरकार ये ग्रहण होता कैसे है, अरे मान लीजिए नासा के लोग या मतलब कि दूसरे वैज्ञानिक आज 100-200 सालों में डेवलपमेंट किए हैं,
जबकि मतलब कि ये बताने लगे हैं कि सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में हजारों हजार साल पहले से ये पता लगता रहा है कि कब ग्रहण होगा, कितने बजकर कितने मिनट पर होगा, कितने बजकर कितने मिनट पर मोक्ष होगा। हमारे पास कौन सी वेधशाला थी, कौन सी प्रयोगशाला थी, कौन सी लेबोरेटरी थी, कौन सा यंत्र था? कुछ भी नहीं था ना। केवल मनुष्यों का दूरदर्शी होना और गणित विधा में पारंगत होना, यही तो था। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, केतु को लेकर के एक बात कोई कह करके अगर रिजिट हो जाए तो मतलब कि ये बात ठीक नहीं है। केतु का ढेर सारा प्रभाव है जो होता है। जैसे केतु अगर पहले भाव में है तो आदमी को चाहिए कि अपने पत्नी से अच्छा संबंध रखे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि केतु की दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी। अब जब 7वें भाव पर जाएगी और पत्नी को आप परेशान करेंगे तो वो डिप्रेशन की पेशेंट बन जाएगी, और डिप्रेशन की पेशेंट बन जाएगी तो आपकी गृहस्थी अपने आप चौपट होने लगेगी। किसी भी तरह का गलत काम न करें, बच्चों की आदतें ना बिगाड़ें, डरें नहीं, गलत संगत से बचें और भूल करके भी पढ़ाई में लापरवाही ना करें। मन की चंचलता को दूर करें और मन पर नियंत्रण रखें, अपने विरोधियों से सतर्क रहें। जिन लोगों के लग्न भाव में केतु है उन लोगों को कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि लग्न का केतु अच्छी स्थिति में हो जाए? ऐसे लोगों को बंदरों को नियमित गुड़ खिलाना चाहिए, केसर का तिलक अपने माथे पर करना चाहिए, भगवान गणेश की नियमित पूजा करनी चाहिए। कुंडली में मंगल शनि खराब हो तो उनके भी उपाय करने चाहिए। 2 रंग वाला कंबल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। तो इसी तरह से देखिए, जब लग्न में केतु होगा, अगर इकलौता होगा, तब तो ये अपनी दशा में, महादशा में आपको माइग्रेन देगा, आपको मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी देगा, तनाव देगा। और ये अगर मंगल और शनि के साहचर्य में हो जाएगा तो ये अपस्मार, मिर्गी जैसा रोग भी देता है। बचपन में भी दे सकता है, या जिस अवस्था में दशा प्रभावी होगी उस दशा में फिट्स आना, मिर्गी आना, ये रोग होता है। अगर चंद्रमा के साथ केतु लगन में है तब भाई, तब तो ऐसा आदमी पक्का है कि इतना दुविधाग्रस्त होगा कि किसी चीज़ का डिसीजन लेने में उसे एक युग बीत जाएंगे। ऐसे आदमी को हर समय किसी मार्गदर्शक की, किसी सलाह देने वाले की आवश्यकता रहती है। अगर सूर्य के साथ है तो वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त कर देगा। इसी तरह से अगर मंगल के साथ है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला होगा। तो कहने का मतलब यह है कि केतु की स्थिति अगर लग्न में है तो ये लग्न की केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। मानसिक व्रणी मतलब नसों से संबंधित रोग का होना एकदम स्वाभाविक है। तो इसलिए अगर लग्न में केतु है तो भगवान गणेश की उपासना करने से, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यथावत जप करने से, लहसुनिया रत्न धारण करने से केतु का प्रभाव अच्छा हो जाता है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि अगर पहले घर में केतु है तो किस तरह का प्रभाव देता है, कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी है और दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन से अचूक उपाय करने हैं। ऐसे ही एक एक कर अलग अलग घर में अगर केतु है तो किस तरह से आप पर प्रभाव डालता है, इसके बारे में पंडित जी से हम जान रहे हैं। और अब बात करते हैं कि अगर केतु दूसरे भाव में है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है, कौन से वो अचूक उपाय करने हैं ताकि आप केतु के दुष्प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित कर सकें, बचा सकें। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर दूसरे भाव में केतु है तो कौन से संकेत मिलते हैं, और साथ ही ये भी बता दीजिए कि क्या सावधानी रखनी है, किन आदतों को बदल देना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। देखो, ज्योतिष शास्त्र में जो दूसरा भाव होता है, लग्न के बाद का जो भाव होता है, उससे प्राय हम धन की स्थिति, मुखाकृति, खान पान और कुटुंब की स्थिति, परिवार की स्थिति, इतनी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और पत्नी के आयुर्दाय का भी मूल्यांकन द्वितीय भाव से किया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु है तो अपनी माँ का ध्यान आपको रखना चाहिए। उनसे मनमुटाव कभी भूल करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि जाएगी। अपनी सेहत को लेकर के बिल्कुल लापरवाही ना करें, गलत काम और गलत संगत से दूर रहें।
अपने चरित्र का स्वयं मूल्यांकन करें और ससुराल पक्ष से संबंध सुधारें, वरना परेशान रहेंगे। अपने खर्चे संभालें, अपने धर्म के विरुद्ध ना जाएं, पैतृक संपत्ति को लेकर सावधान रहें। और केतु भ्रम का ग्रह तो है ही है ना, तो किसी चीज को लेकर के भ्रमित होने से बचें। फालतू के कार्यों में धन व्यय न करें। पैसा खर्चा करने के पहले 4 बार सोचें। इसी तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु है तो आप क्या उपाय करें कि सचमुच में जीवन आपका अच्छा हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको नित्य अपने माथे पर हल्दी या केसर का टीका लगाना चाहिए। गुरुवार या एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन यदि आप सुहागिन महिला हैं तो एकादशी का व्रत तब करें जब आपके पति आपको आज्ञा दें। कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए और मंदिर में श्रमदान करना चाहिए। देखिए, द्वितीय भाव जो है वो धन का स्थान है। केतु जब द्वितीय भाव में बैठेगा तो पैसे का मिसयूज कराएगा। द्वितीय भाव कुटुंब भाव है। केतु अगर वहाँ बैठेगा और किसी पापग्रह के साथ बैठेगा तो परिवार में रोग व्याधि की अधिकता रहेगी। ऐसे परिवार में बार बार अकाल मृत्यु की भी संभावना रहेगी। केतु का द्वितीय भाव में होना और केतु के ऊपर शनि, मंगल, इन पापग्रहों की दृष्टि होना एक बहुत हानिकारक माना जा सकता है। तो इसलिए अगर केतु आपके भी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में है तो आपको चाहिए भगवान श्री गणेश की उपासना के साथ साथ आपको एक सफ़ेद रंग का झंडा बुधवार को किसी पीपल के पेड़ में जरूर लगाना चाहिए। इससे आपके द्वितीय भाव के केतु का अशुभ प्रभाव कम होगा। और अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में केतु है तो क्या सावधानी आपको बरतनी है, कैसे आप केतु की कृपा पा सकते हैं, इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक मनिंदर हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। मैं मैम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जरा जोर से बोलिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 2 मई 2005 जी। उसकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। चलिए मनिंदर जी, मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पुत्र भाव का स्वामी है बृहस्पति और उससे पंचम भाव का स्वामी है मंगल। बृहस्पति और मंगल की पंचम नवम दृष्टि है। बहुत ही सुंदर पढ़ाई का भविष्य है, बिल्कुल चिंता न करें। बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा और बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा। अपने बेटे को सेना में, नेवी में, एयरफोर्स में भेजने के लिए अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसके कंधे पर स्टार होगा, ये बात दिख रही है स्पष्ट रूप से। डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के बारे में मत सोचिएगा। इन्हें मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में किसी बड़े पद पर नौकरी मिल सकती है। इसी क्षेत्र के लिए इनकी एजुकेशन को आप आगे बढ़ाइएगा। और आइए पहले और दूसरे भाव के बाद अब बात तीसरे भाव की करेंगे। आप आज जान रहे हैं पंडित जी से कि केतु अगर अलग अलग भाव में बैठा हुआ है तो किस तरीके से आप पर असर डालता है, कैसे आप दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और अब बात तीसरे भाव की। पंडित जी, अगर तीसरे भाव में केतु बैठा है कुंडली में तो किस तरह से असर डालता है और कौन सा अचूक उपाय हमारे दर्शक करें कि केतु की कृपा मिल सके। देखिए, पहली बात तो ये कि केतु पापग्रह है। दूसरी बात यह है कि तीसरा भाव भी पापस्थान है। लाभा रैत्यध्यपा पापा रंध्रेसु न शुभप्रद। ज्योतिष में स्पष्ट पाराशर लिखते हैं कि लाभ माने 11वां, अरि माने 6वां, त्रय माने तीसरा, रंध्रेस मतलब 8वां। ये भाव अच्छे नहीं होते। तो तीसरा भाव अच्छा नहीं होता। केतु भी पापग्रह है। तो आप जानते हैं केतु तीसरे भाव का जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा केतु कहीं अच्छा नहीं होता। तीसरे भाव का केतु हो और उसकी महादशा चले तो ऐसा आदमी राजा धीराज हो जाता है। बस पापक ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। कहीं शनि भाग्य स्थान में बैठ करके उसको ना देखे। कहीं शनि की स्थिति 6ठे स्थान में ना हो जाए। अगर केतु की दशा पापक ग्रहों से रहित है और शुभ ग्रहों से युक्त है तो तीसरे भाव का केतु सिंहासन भी दिलवाता है। मन की व्याकुलता को नियंत्रित करने का ऐसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए।
दोस्तों से रिश्ते मजबूत बनाकर रखना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को भी सलाह नहीं देनी चाहिए और झूठ तो बिल्कुल भूल करके भी नहीं बोलना चाहिए, वरना केतु परेशानियों को इतना बढ़ा देगा कि जीवन नर्क हो जाएगा। और ऐसे लोगों को ज़्यादा यात्राएं भी नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में केतु तीसरे भाव में है, उनको कौन सा उपाय करना चाहिए ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये जान लीजिए कि तृतीय भाव में केतु हर समय राजयोगकारी होता है। वैसे केतु की दशा किसी भाव में अगर शुरू हो रही है तो उसके 1 साल 6 महीना शुरुआत की दशा और 1 साल 6 महीने अंत की दशा ये दुखदाई होती है। लेकिन बीच की जो 4 साल की दशा होती है वो निश्चित रूप से सब प्रकार से अच्छी होती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। ये बात सर्वार्थ चिंतामणि में भी लिखा हुआ है कि केतु की प्रारंभ काल की 1.5 वर्ष और अंत की 1.5 वर्ष की दशा दुखदाई होती है। मध्य दशा जो है सब प्रकार के सुखों को देने वाली होती है। तो केतु को पूरा अच्छा या पूरा खराब कहना जल्दबाजी होगी। तो तृतीय भाव का केतु निसंदेह राजयोग उत्पन्न करता है, लेकिन चंद्रमा के साथ ना हो। अगर चंद्रमा के साथ होगा तो ऐसा आदमी भ्रम के कारण, द्वंद्व के कारण अपने पराक्रम का प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे आदमी को तो फिर भाई किसी शिवालय में जा करके और भगवान भोलेनाथ को पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित करके रुद्राक्ष की माला एक गले में हो और एक हाथ में हो, गौमुखी में हो, और उस पर ओम नमः शिवाय का जप हो, और ये ओम नमः शिवाय का जप कम से कम 5 लाख जरूर किया जाए, तो आप देख लीजिएगा अंतर। अपने माथे पर हर रोज केसर का तिलक लगा लीजिएगा। सोने का कोई न कोई गहना जरूर पहनिएगा, नहीं कुछ ना तो इस इंडेक्स फिंगर में एक सोने की अंगूठी पहन लीजिएगा। थोड़ा सा गुड़ और चावल जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। हनुमान चालीसा पढ़िएगा। मंगल के उपाय भी करिएगा। क्यों? क्योंकि तमोवत केतु यम फलम, मंगल की तरह ही केतु फल देता है। 7 साल की महादशा मंगल की भी होती है, 7 साल की महादशा केतु की भी होती है। इसलिए मंगल जैसा ज़्यादा फल जो है केतु देता है। इसलिए केतु को खुश करने के लिए मंगल के भी उपाय किए जाते हैं। चलिए, तो अभी आपने जाना कि अगर तीसरे भाव में केतु है तो आपको क्या सावधानी बरतनी है, शुभ प्रभाव मिल सके इसके लिए कौन से असरदार उपाय आपको करने हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनकी कुंडली में चौथे भाव में केतु है। ऐसे लोग क्या सावधानी बरतें, केतु की कृपा आप कैसे पा सकते हैं, आसान और अचूक असरदार उपाय कौन से हैं, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, चौथे भाव में अगर केतु बैठा है कुंडली में तो किस तरह का प्रभाव जीवन में महसूस होता है, कौन से संकेत होते हैं, कौन से वो लक्षण होते हैं जिनसे समझा जा सकता है कि चौथे भाव में केतु है। चौथे भाव के केतु का मतलब कि सुख स्थान में केतु। किसी भी जन्म कुंडली का चौथा स्थान जो होता है सुख का स्थान होता है। व्यक्ति के जीवन में कितना सुख है इसका नापजोख चौथे स्थान से होता है। वाहन कैसा रहेगा आदमी के पास, जमीन जायदाद कैसी रहेगी, घर कैसा रहेगा, बगीचा कैसा होगा, मंदिर कैसा होगा, ये सारी चीजें, और माँ कैसी होगी, माँ का स्वास्थ्य कैसा होगा, माँ का जीवन कितना होगा, ये सारी बातों का पता जो है चौथे भाव से लगता है। तो भाई अगर चतुर्थ भाव में आपके केतु पहुंच जाए तो आप किसी की आलोचना न करिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त चराचर जगत से किसी से द्वेष मत करिए। आलोचना करने से बचिए और क्रोध न होने पाए इसके लिए भी प्रयास करिए। अपने माता पिता का ध्यान रखिए और भूल करके भी उनका अपमान न करें। भगवान में अपनी आस्था को खत्म ना होने दें और किसी भी तरह के बुरे कर्म से बचें। परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। अपनी पैतृक संपत्ति का ध्यान रखें। जहां जरूरत ना हो वहां ना बोलें। ऐसे लोगों के लिए मित्र कम होते हैं और अगर हों तो उनसे धोखा मिलता है। अपना हाथ देख लेना, अगर यहाँ ये नीचे वाले पुरुए में सीधी सीधी लाइनें हों तब तो आपके मित्र हैं वफादार, और अगर जाल जैसा हो तब तो आपके मित्र हैं बेवफा और बहुत ही विश्वासघाती। तो अपना अपना हाथ देख लीजिएगा, तब केतु के असर को मूल्यांकन करिएगा। तो चलिए अब मैं बताना चाहूँगा कि चतुर्थ भाव में अगर केतु हो ही जाए तो क्या करना है। मन की शांति के लिए चांदी का एक छल्ला बनवाकर अंगूठे में पहन लीजिए।
हर रोज पूजा करने की आदत डाल लीजिए। एकादशी या प्रदोष का व्रत रखिए, कुत्ता पालिए या हर रोज किसी कुत्ते को रोटी दीजिए। लेकिन यहाँ कुत्ता पालने का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रीट डॉगों के एक फौज लगा लें, अपने घर में 30-40 कुत्ते पाल लें, ऐसा नहीं। केवल एक कुत्ता पालिएगा, इससे ज़्यादा कुत्ता पालना भी नुकसानदेह होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। आप भी अपनी कुंडली लेकर बैठिए और वो उपाय ध्यान से सुनिए जो पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज पंडित जी आपको कुंडली के 12 घरों में केतु की कमजोर स्थिति के प्रभाव, सावधानी और उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात हम 5वें भाव की करने जा रहे हैं। अगर 5वें घर में केतु बैठे हों, कमजोर हों, तो व्यक्ति को अपने जीवन में किन बातों का खास ध्यान रखना है। केतु की इस स्थिति को अगर सही करना है, उसके बुरे प्रभाव से बचना है, तो क्या आप कर सकते हैं उपाय, आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, पहले तो मैं आपसे ज़रा ये भी गुजारिश करना चाहूँगी कि जो दर्शक अभी कुंडली लेकर बैठे हैं वो समझे कैसे कि केतु किस भाव में बैठा हुआ है, ये भी एक थोड़ा सा बता दीजिए, फिर 5वें भाव के बारे में बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि आप अगर अपनी जन्म कुंडली लेकर बैठे हुए हैं तो जन्म कुंडली को जब आप खोल रहे होंगे तो आप देखेंगे उसमें 12 कोष्टक बने हुए हैं, 12 खाने बने हुए हैं, जिसमें सबसे ऊपर और एकदम मध्य में लग्न लिखा होगा, ल लिखा होगा या ASC लिखा होगा। ASC का भी मतलब जो है लग्न से ही होता है। तो वो पहला भाव हुआ। उसके लेफ्ट में दूसरा भाव हुआ, उससे लेफ्ट में तीसरा भाव हुआ, और उससे सीधा राइट में आएंगे तो चौथा भाव हुआ, फिर लेफ्ट में जाएंगे 5वां भाव हुआ। ऐसे भाव हैं और हर भावों के अपने अपने कारक हैं और हर भाव किसी न किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कुंडली में जो 5वां भाव होता है, ये संतान का भाव होता है, ये विद्या का भाव होता है, ये उपासना का भाव होता है। इससे किसी के संतान की संख्या, किसी के पढ़ाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। और मानसागरी में तो लिखा हुआ है कि चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोवप सेव्यते। बहुत बड़ी बात लिखी है भाई। लिखा ये है कि अगर 5वें भाव में राहु हो, 5वें भाव में राहु हो, चैकादशे यदि राहु 5वें भाव में केतु हो और राहु 11वें भाव में हो, तो अगर इंद्र भी आकर के किसी को संतान सुख देना चाहें तब भी वो व्यक्ति पुत्र शोक से हाहाकार करता है। लेकिन ज्योतिष के जानने वालों को चाहिए कि यह योग देखते ही ऐसा फलादेश आप न करें। अगर ऐसा फलादेश आप करेंगे तो सामने वाले का मन टूट जाएगा, सामने वाला निराश होगा और वो भयंकर डिप्रेशन में चला जाएगा। बल्कि आप ये देखिए कि इस 5वें भाव के केतु राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए क्या 5म भाव के स्वामी का 5म भाव पर दृष्टि है? अगर है तो ताल ठोक कर कहिए कि आपको संतान प्राप्ति होगी, लेकिन पहली संतान आपकी नहीं रहेगी। चलिए, केतु अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में है तो चरित्र पर दाग न लगने दें। चालाकी, षड्यंत्र और धोखेबाजों से दूर रहें। अपने अधिकारों और शक्तियों का कभी भूल करके गलत प्रयोग ना करें। ऐसे लोगों को कभी लाइसेंस नहीं लेना चाहिए वीपन्स के। ऐसे लोगों को कभी अस्त्र शस्त्र का लाइसेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बड़े सरल और सज्जन होते हैं, लेकिन हथियार आते ही इनके अंदर इतनी उत्तेजना आ जाती है कि जरा सा हंसी और मजाक में ये क्राइम कर सकते हैं। जिनका भी केतु 5म भाव में है उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को कभी अपने नाम से लाइसेंस नहीं लेना चाहिए, और अगर लाइसेंस ले लिया है तो वीपन्स कैरी नहीं करना चाहिए, शस्त्र लेकर नहीं चलना चाहिए। शनि से जुड़े काम ना करें। झूठ बोलेंगे तो 5वें भाव का केतु कष्ट बढ़ाएगा। अपने पिता का अपमान भूल कर न करें। अपनी पढ़ाई में रुकावट ना आने दें। और लोगों की कुंडली में 5वें भाव में केतु है तो उनको कौन से उपाय करने चाहिए ये जान लीजिए। दूध और चीनी का दान करिए। केतु और बृहस्पति, केतु गुरु का रक्षक कहा गया है, ऐसे में बृहस्पति के उपाय करिए। गुरुवार का व्रत रखने की कोशिश करिए। माथे पर हर रोज केसर का तिलक लगाइए।
कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाइए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। और बात बहुत स्पष्ट है कि अगर केतु पंचम भाव में है, भगवान श्री हरि विष्णु की आप पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में केतु अगर छठे घर में बैठे हों, कमजोर हों, तो व्यक्ति को अपने जीवन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस अशुभ स्थिति से बचने के लिए क्या खास उपाय आपको कर ही लेने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, 5वें भाव के बारे में तो आपने बताया, अब जरा 6वें भाव के बारे में भी बता दीजिए कि 6वें भाव में अगर केतु है तो क्या करें हमारे दर्शक? देखो, ज्योतिष का एक फार्मूला है, त्रिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में पापग्रह अच्छा ही फल देते हैं। ये बहुत बार मैं आप लोगों से कह चुका हूँ। और अब छठा भाव जो होता है, रोग, शत्रु और मामा का भाव होता है। रोग का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, मामा का भाव होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में केतु है तो अपने पिता और अपने पुत्र का आपको ध्यान रखना चाहिए। अपने भाई बहनों से संबंध मधुर बनाकर रखना चाहिए। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना चाहिए। रिश्तेदारों से संबंध न बिगाड़ें, थोड़ी दूरी जरूर बनाकर रखें। मामा से मतभेद टालने का प्रयास करें। झगड़ालू और क्रोधी ना बने, जोश में आकर गलत निर्णय ना लें। जिन लोगों की जन्म कुंडली के छठे भाव में केतु है भाई, उन सभी लोगों को चाहिए कि बृहस्पतिवार को शुभ कार्य करने का प्रयास करें। हल्दी वाला दूध पिएं, माथे पर केसर का तिलक करें, कान में सोने का कुंडल धारण कर सकते हैं, कुत्ते को रोटियां खिला सकते हैं, माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, बुधवार का व्रत कर सकते हैं, हाथ में सोने की अंगूठी जरूर पहनिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। केतु अगर आपकी जन्म कुंडली के छठे भाव में है और उसके साथ अगर किसी पापग्रह की युति है तो मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, भगवती दुर्गा की आराधना आपके लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और 6वें भाव के बाद अब बारी आती है 7वें भाव की। अगर आप अपनी कुंडली में इस वक्त देख पा रहे हैं कि 7वें भाव में केतु है, तो आप ये समझ लीजिए कि कौन सी सावधानी आपको रखनी है, कैसे आपको केतु की कृपा मिल पाएगी। पंडित जी, जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं और 7वें भाव में केतु देख रहे हैं, क्या उनके लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात है? देखो, केतु जो है उसके बारे में तो मैंने जितना जानकारी है मुझे बता ही रहा हूँ, लेकिन 7वां भाव जो होता है ये पति या पत्नी का भाव होता है। ये पति और पत्नी का भाव होता है। तो 7वें भाव में अगर केतु होगा तो पक्की बात है कि पहले भाव में राहु भी होगा, राहु की दृष्टि भी जाएगी केतु के ऊपर ना। तो ऐसे में झूठे वादे, घमंड और अपशब्द के प्रयोग करने से बचें। अपने धन को नष्ट न करें, गलत संगत से बचें, किसी तरह की कोई संकल्प ना लें, पत्नी को कष्ट बिल्कुल होने ना दें और गहरे पानी में जाने से बचें। बहुत सोच समझकर साझेदारी का काम करें, विरोधियों से संभल कर रहें। जिन लोगों की कुंडली में 7वें भाव में केतु है, अगर केतु अकेला है तब तो कोई बात नहीं, अगर केतु शनि के साथ है, सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, तो ऐसे लोगों के प्रायः 2 विवाह होते हैं और आजीवन पति या पत्नी बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो भाई, अगर ऐसा कोई सुयोग या दुर्योग आपकी भी कुंडली में है तो आपको ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का 10 माला जप 81 दिन तक रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। और उसके बाद 7 अनाज 1-1 किलो और 1-2 रंग वाला कंबल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। केसर का तिलक माथे पर लगाना चाहिए। अपने घर और अपने कपड़े और अपना बेड साफ सुथरा रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी या दुर्गा की उपासना करना चाहिए। गुरुवार को कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। गुरुवार का उपवास आपके लिए आवश्यक है, लेकिन नमक भूल करके भी ना खाएं। और शुक्रवार का उपवास रखें तो खटाई ना खाएं। गंभीर संकट आए तो बृहस्पति का उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, 8वें घर में अगर केतु बैठा हो तो किस तरह का प्रभाव आप पर डालेगा, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हरि पटियाला से कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हरि जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार जी। नमस्कार।
पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/12/67। जी जी टाइम है सुबह 4:05 मॉर्निंग का। जी जी। तो पंडित जी मैंने अपने पैसे के बारे में और घर के बारे में पता करना है। चलिए, तो सबसे पहले आपके पैसे के बारे में बता दूं। आपके द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है और लग्नेश चंद्रमा है। चंद्रमा और सूर्य दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। पैसा तो खूब कमाते हो भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। समय भी काफ़ी हो गया है कमाते हुए, लेकिन जिस तरह से संचय होना चाहिए उस तरह से संचय नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा धन संचय करने में दिमाग लगाइए। पैसा कमाते तो अच्छा हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन संचय की स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक घर का प्रश्न है, तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव में मंगल की स्थिति है। बुध और बृहस्पति की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी आपके मन के अनुरूप आपका मकान नहीं हो पाया है। मकान तो है लेकिन मन के अनुरूप नहीं है। जैसा आप कल्पना करते हैं, जैसा आप सोचते हैं, ऐसा मकान होने में हमें लगता है कि 17 जनवरी 2023 के बाद का समय आपके लिए शुभकारी होगा। और आइए बात करेंगे 8वें घर में बैठे केतु की। अगर कमजोर स्थिति में केतु 8वें घर में बैठा है तो किस तरह का प्रभाव आप पर डालेगा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अगर 8वें घर में केतु बैठा है तो किसका ये स्थान होता है, कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलता है? देखो, जन्म कुंडली का जो 8वां स्थान होता है ना, वो मृत्यु का स्थान होता है। किसका स्थान होता है? मृत्यु का। किसी भी आदमी के आयुर्दाय का निर्णय करने के लिए अष्टम भाव भी देखा जाता है, अष्टमेश भी देखा जाता है, अष्टम भाव का कारक ग्रह भी देखा जाता है। तो कहने का मतलब केवल मृत्यु नहीं, इससे गुदा मार्ग का भी ध्यान होता है। अगर किसी को पाइल्स, बवासीर, अर्श, भगंदर इस तरह का कोई रोग है तो उसकी कुंडली का अष्टम भाव जरूर दूषित होगा। उस पर मंगल, केतु, शनि, राहु की दृष्टि जा रही होगी। और केतु पंचम भाव में हो तो ऐसा आदमी केतु की दशा में भूत प्रेत जैसे शक्तियों से भी ग्रसित होता है। और अगर केतु सचमुच में अष्टम भाव में हो, शुभग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा आदमी आध्यात्मिक चेतना वाला और गुप्त विद्याओं का जानकार भी होता है। तो भाई अपने चरित्र का ध्यान रखिए, किसी को उधार मत बांटिए, क्योंकि आप जो दे देंगे वो वापस नहीं मिलेगा। शरीर में कोई रोग है तो नज़रअंदाज न करिए। पत्नी और बच्चों से संबंध मधुर बनाकर रखें। किसी भी तरह का गलत काम या गलत संगत से आपको बचना चाहिए। गाड़ी बहुत संभल कर चलाइए और लोगों की बद्दुआ लेने से बचिए। जिन लोगों की कुंडली के 8वें भाव में केतु है, उनको जानते हैं, सबसे पहला उपाय जो करना चाहिए वो ये कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और केसर का तिलक लगाने के बाद बुधवार के दिन किसी बकरी के बच्ची को घास भी खिलाना चाहिए। कान में सोने के कुंडल पहनना चाहिए। भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। जो लोग अष्टम भाव में केतु हो और श्वेतार्क के गणेश की पूजा करें तो उनकी मनोकामना सद्य पूर्ण होती है। श्वेतार्क के गणेश समझ रहे हो? वो अकवन का पेड़ जो होता है, जब 5 साल का हो जाता है, उसकी जड़ को आप खोदोगे तो उसमें से स्वयंभू गणेश प्रकट होंगे। आपको गणेश की रचना जड़ में मिलेगी और वो ठीक ढंग से उसकी कटिंग करके अगर उस पर आप सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करके और आसन रख करके उस पर आप अपने घर में स्थापना कर लें शुभ मुहूर्त में, तो जन्म जन्मांतर की 7 जन्मों की दरिद्रता आपके घर की दूर हो सकती है। ये श्वेतार्क गणेश की महिमा है कलयुग में। तो ये सब तो करिएगा। किसी जरूरतमंद को 2 रंगों वाला कंबल भी दान करिएगा। इन सब चीज़ों से हाँ, अगर पाइल्स, बवासीर या किसी प्रकार का ऐसा रोग है जो आपके रेक्टम और गुदा मार्ग से संबंधित है, तो आपको किसी तीर्थ में जा करके अपने पितरों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध भी करना चाहिए और गया श्राद्ध भी करना चाहिए। 8वें का केतु ये भी संकेत करता है कि आपके पितर असंतुष्ट हैं और वो मतलब कि पीड़ित हैं, इसलिए आप कष्ट पा रहे हैं। आपकी कुंडली में केतु 9वें घर में बैठे हैं, कमजोर हों, तो आपको अपनी लाइफ में किन बातों का खास ध्यान देना है? केतु की इस अशुभ स्थिति से पार पाने के लिए कौन से उपाय आपको कर लेने चाहिए? आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, केतु की स्थिति 9वां भाव भाग्य स्थान को कहते हैं। स्थिर कारक में ये पिता का भी स्थान होता है। वैसे तो ये धर्म का स्थान होता है। कौन आदमी कितना धार्मिक है, कितना अधार्मिक है, अगर आप इसका मूल्यांकन करना चाहते हो तो उसके 9वें भाव का अध्ययन कर लो। आदमी का धर्म अधर्म दोनों पता चल जाएगा। और 9वें भाव का अगर स्थिर कारक सूर्य है तो आप ये मान के चलिए कि 9 में अगर अच्छा है तो पिता का सुख अच्छा है।
वैसे तो दसम भाव से पिता का विचार होता है, लेकिन बिना नवम भाव के पूर्णता के दसम भाव से विचार करना जल्दबाजी होती है। आपको चाहिए कि आप कभी बच्चों का अपमान न करें और बच्चों को समझने की कोशिश करें। आपको अपने माँ की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के नवम भाव में केतु होता है उनकी माँ को नसों से संबंधित बीमारी होती है, उनकी माताएं डिप्रेशन की शिकार होती हैं। और दुनियादारी जो कहती है लोकमत को, उसके विरुद्ध जाकर कोई काम मत करिए। और भूल करके भी चाहे जितना बड़ा आपको अवसर मिले बेईमानी ना करिए, वरना हिसाब किताब ऐसा चुकता होगा कि आप जिंदगी भर पछताएंगे। धन, समय और मेहनत की बर्बादी ना करें। दान पुण्य करने से पीछे ना हटें। गलत संगत और बुरे कार्यों से दूर रहें। जानते हैं, एक तो नवम भाव हुआ ये जन्म कुंडली में, एक जन्म कुंडली में कारकांश कुंडली भी होती है। कारकांश कहोगे क्या होता है, तो मैं बताना चाहता हूं, जन्म कुंडली में जो सबसे अधिक अंश पर ग्रह होता है 7 ग्रहों में, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु केतु को छोड़ के, इन 7 ग्रहों में जो सबसे ज्यादा डिग्री पर ग्रह होता है वो होता है आत्मकारक। क्या होता है? आत्मकारक। उससे कम वाला जो होता है वो अमात्य कारक, उससे कम वाला जो होता है भातृकारक, उससे कम वाला जो होता है मातृकारक, उससे कम वाला जो होता है पितृकारक। तो इस तरह से कारक होते हैं। तो अगर कारकांश कुंडली में जिस नवांश में कारक बैठा हुआ है उस नवांश को लग्न मान करके अगर ग्रहों की स्थापना की जाए और ऐसे में केतु 9वें या 5वें स्थान में बैठ जाए और उसको बृहस्पति देखें, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात ज्योतिषी होता है। उसके भविष्य कथन को दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। क्यों? कहते हैं कि कारकांशे स्थिते केतौ 9वें वापि 5वें गणितज्ञो भवेत् नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारदः। जिसकी कुंडली में कारकांश से 9 या 5 भाव में केतु हो और बृहस्पति उस पर अपनी पूरी दृष्टि दे, तो ऐसा आदमी अपनी मां के पेट से ही ज्योतिषी होता है। उसको बहुत पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में विलक्षण प्रतिभा का होता है। और ऐसे लोगों को ज्योतिष का कार्य यश, कीर्ति, धन, वैभव, मान, सम्मान सब कुछ प्रदान करता है। बस ये देखना है कि कारकांश कुंडली जो बनती है उससे 5वें 9वें स्थान में क्या केतु की स्थिति है, क्या बृहस्पति की उस पर दृष्टि है। अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है और 9वें 5वें में केतु है, तब ये फल नहीं होगा। तो यदि आपकी भी जन्म कुंडली में केतु की स्थिति 9वें भाव में है भाई, तो सोना धारण करिए, माथे पर केसर का तिलक लगाइए, सास ससुर का सम्मान करिए और हर रोज कुत्ते को रोटी खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में केतु अगर 10वें घर में बैठा है और कमजोर स्थिति में है, तो किन आदतों को आपको बदलने की जरूरत है, किन चीजों से आपको परहेज रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर 10वें घर में केतु बैठा हो तो किस तरह के प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं? साथ ही यही बताइए कि दर्शक कैसे इससे पार पा सकते हैं, कैसे शुभ प्रभाव पाएं? देखो, 10वां भाव जो जन्म कुंडली का होता है रोमिता, वो आजीविका का भाव होता है। आदमी का प्रोफेशन क्या होगा, आदमी का व्यवसाय क्या होगा, आदमी कौन सा काम करेगा, आदमी के पिता की दौलत कितनी होगी, आदमी कर्जदार होगा कि नहीं कर्जदार होगा, ये सारी चीज़ें 10वें भाव से अध्ययन की जाती हैं। केतु का वहाँ पर होना इस बात का साफ संकेत है कि अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ की युति है तब तो ठीक, और यदि सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ हैं तो माता पिता के सुख में कमी हो जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने माता पिता का ध्यान रखें और अपने पिता से रिश्ते हर समय अच्छे रखें। व्यर्थ के कामों में अपना मेहनत और समय बर्बाद ना करें। अवसरवादी और स्वार्थी ना बने। झूठ ना बोलें, जीवन साथी को धोखा ना दें। भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी को धोखा ना दें, गलत काम ना करें। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 10वें भाव में केतु है उनको क्या करना चाहिए ये जान लीजिए। चंद्रमा और बृहस्पति का उपाय जरूर आपको करना चाहिए। चंद्रमा का उपाय है पूर्णिमा की रात में
एक चांदी की गिलास में थोड़ा सा दूध गाय का और थोड़ा सा जल लेकर के उसमें सफ़ेद फूल, साबुत चावल डाल करके और हल्की सी हल्दी डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। ये तो चंद्रमा का उपाय हो गया। और बजने वाला शंख किसी मंदिर के पुजारी को दान करें, ये तो हो गया उपाय चंद्रमा का। और बृहस्पति का क्या उपाय करना है? बृहस्पति का उपाय करना है कि अंगूठे से अपने केसर या हल्दी का टीका अपने माथे पर लगाएं। अंगूठा पूरा छाप लीजिए अपने माथे पर। इसका असर ये होगा कि आपके अंदर शुभ कार्य करने की प्रवृत्ति का जागरण हो जाएगा। जो लोग अपने माथे पर अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं वो दोषी तो नहीं हैं, लेकिन अनामिका उंगली से तिलक देवताओं को ही लगाना चाहिए। अपने को तो अंगूठे से तिलक लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और अशुभ कार्यों से निजात मिलती है। ऐसे लोगों को कानों में सोने के कुंडल धारण करना चाहिए। महिलाओं को चांदी की बड़ी बड़ी बालियां पहननी चाहिए। चांदी के बर्तन में शहद भरकर अपने घर में रखना चाहिए। और कुत्ते को रोटी खिलाना तो केतु का एक उपाय है ही। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कालचक्र दर्शक नरेंद्र हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं नरेंद्र रघुवंशी बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 1 जनवरी 1973 जी। और टाइम है रात को 8:27। जी जी। तो गुरुजी मेरी क्या है, पिछले साल नौकरी चली गई, तो अभी नौकरी वापस मिलने का चांस है क्या? मैंने केस लगा के रखा है, तो मेरे केस का क्या होगा? और केस में तो आपको सफलता मिलेगी नरेंद्र जी, लेकिन अभी बेटा वक्त लगेगा। केस में आपको सफलता मिलेगी, नौकरी भी आपको मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और ये वक्त हो सकता है कि अभी से लेकर के 1.5 साल तक भी हो। अभी 18 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन नौकरी आपको मिलेगी। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं कि इस उपाय को करने के बाद तो फिर आपकी नौकरी हो ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप रोज सूर्योदय के समय उठा करिए, नहा करके सूर्य को अर्घ्य दिया करिए और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जब नित्य आप पाठ करने लगेंगे तो बहुत शीघ्र भविष्य में आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। चलिए, आशुतोष हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो आशुतोष। पंडित जी, मेरा जन्म 4 दिसंबर 1987 को है, सुबह में 5:50 पे। जी पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी कब लगेगी, यदि नहीं लगेगी तो किस चीज का बिजनेस करूँगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अरे, शुक्र शनि का पंचम नवम संबंध है, नौकरी कैसे नहीं लगेगी? ये बात दूसरी है, एक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। अब ये बात भी है कि हाँ 32वां साल शुरू हो रहा है, नौकरी में देर हो रही है। तो देखो, व्यवसाय की बात अगर करो आशुतोष, तो ये अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारे 10वें भाव में बृहस्पति है, तुम्हें ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय फायदा करेगा। अगर खाद्यान्न पदार्थों में व्यापार करना चाहते हो तो दाल का व्यापार करिए। अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, इन सब दालों का अगर आप अपना व्यवसाय करें और अपने नाम की ब्रांडिंग करें तो इसमें भी बहुत आप आगे जा सकते हैं। दाल की मील लगा सकते हैं, दाल बनाने का, प्रोडक्शन करने का तरीका आप अपना सकते हैं। और इस तरह धार्मिक, जो मतलब कि धार्मिक सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग या इसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, इन सब चीज़ों का व्यवसाय आप कर सकते हैं। सब काम आपके लिए लाभकारी है। और किसी धर्म स्थान में अगर आप चाहें, आपके पास जब पैसा हो जाए तो अपना अतिथि भवन या धर्मशाला भी बनाएं, उससे भी आपका भविष्य ठीक रहेगा। अच्छा पंडित जी, ये भी ज़रा बताइए कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपनी कुंडली नहीं होती है, जब उनकी तारीख समय स्पष्ट रूप से पता नहीं होता है। तो हमारे ऐसे दर्शक जिनके पास कुंडली नहीं है, वो केतु को शांत करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर वो सारे संकेत अपने जीवन में देख रहे हैं जो आप लगातार बता रहे हैं कि केतु के खराब होने के बाद दिखाई देते हैं, तो वो लोग क्या करें केतु को शांत करने के लिए? कौन से खास उपाय करें वो लोग? केतु को शांत करने के लिए आप किसी भी राशि के हैं, गणेश जी की पूजा करना शुरू करिए। ओम गंग गणपतये नमः। अपने आँख के सामने एक अष्टदल पीले कमल की कल्पना करिए और उस पे गणेश भगवान बैठे हुए हैं पीला वस्त्र धारण करके, और आप उनको देखे जा रहे हैं और आप मंत्र कह रहे हैं ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को कम से कम 12 मिनट तक आप लगातार बोलिए और श्री गणेश के चरणों पर अपना ध्यान आकृष्ट करिए।
निसंदेह यह उपाय केतु को ठीक करेगा और आपकी कोई भी राशि हो तब भी ये उपाय आपके लिए सार्थक होगा। दूसरी बात, अगर केतु का बहुत बुरा असर दिख रहा है और बीमारी से निजात नहीं मिल रही है, तब 2 रंग वाला कंबल भी दान करना चाहिए। शनिवार के दिन 2 रंग वाला कंबल अगर दान किया जाए तो ये भी फायदेमंद की बात है। और दूसरी बात, 7 तरह के अनाज 1-1 किलो अगर जरूरतमंदों में बांटा जाए तो ये भी फायदे की चीज है। चलिए, तो अगर कुंडली नहीं है, केतु बुरा प्रभाव दे रहा है, तो ये तमाम उपाय आप कर सकते हैं जो भी अभी पंडित जी ने आपको बताए हैं। आपकी कुंडली में केतु 11वें भाव में बैठे हैं, कमजोर हैं, तो अपनी लाइफ में आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है, साथ ही केतु की इस अशुभ स्थिति से पार पाने के लिए कौन से अचूक उपाय आपको करने हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, 11वें भाव के बारे में जल्दी से बता दीजिए कि कैसे दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। देखिए, अगर जन्म कुंडली के 11वें भाव में केतु होगा तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे 11वें भाव में अगर केतु है तो माता पिता की बात सुनिए, उनकी सेवा करिए और झूठ बोलने से बचिए, फिजूल खर्च न करिए। पैतृक संपत्ति को किराए पर चढ़ाने की कोशिश करिए, लेकिन बेचने का मन मत बनाइए। जिन लोगों की कुंडली में 11वें भाव में केतु है, उनको कौन सा उपाय करना चाहिए जानते हैं? उनको उपाय ये करना चाहिए कि एक तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरे, ऐसे लोगों के जन्म कुंडली में तब 5वें भाव में राहु होगा, और 5वें भाव में जब राहु होगा और कहीं से मंगल का संबंध बन रहा होगा तो सर्प सापा सुच्छ योग होगा। ऐसे लोगों के संतान या तो गर्भ में मर जाएंगे या पैदा होकर मर जाएंगे। ऐसे लोग पुत्र शोक से हाहाकार करते हैं। अगर पंचमेश बृहस्पति हो जाए और द्वितीय भाव में हो जाए तब तो इस दोष का समाधान हो जाता है, वरना असंभव है। तो केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शनि और शुक्र का उपाय भी किया जा सकता है। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर दान कर सकते हैं। अपने घर, अपनी शरीर और अपने मन को ठीक ठाक रखें। हर रोज कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, इससे लाभ मिलता है। और अगर आप चाहें, एकादश भाव का केतु है तो आप 11वें भाव का केतु जिनकी भी कुंडली में है, उन सभी लोगों को चाहिए कि वो सभी लोग गणेश भगवान की उपासना करें और बुधवार के दिन किसी गणेश मंदिर में जरूर जाएं। चलिए, तो ये तो बात हुई 11वें भाव की। और अगर 12वें घर में केतु बैठे हैं, कमजोर हैं, तो किन आदतों से आपको पीछा छुड़ा लेना चाहिए, किन चीजों से परहेज करना चाहिए, पंडित जी इसके बारे में बता दीजिए। सबसे सुंदर केतु की स्थिति 12वें भाव में मानी जाती है। हर आदमी का आखिरी पुरुषार्थ होता है कि उसको मोक्ष मिल जाए, आवागमन से मुक्ति मिल जाए और उसका अब कोई जन्म न हो, अब वो भगवान में विलय हो जाए। यही हर व्यक्ति की कामना होनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि केतु 12वें भाव में जन्म कुंडली के है और किसी पापक ग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो ऐसे आदमी का पक्का है कि मोक्ष होकर रहेगा। ऐसा आदमी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। तो यदि आपकी भी कुंडली के 12वें भाव में केतु है तो कभी किसी कुत्ते को पैर से या डंडे से ना मारें, फिजूल खर्च ना करें, व्यर्थ में चिंता ना करें, अंधविश्वास से बचने का प्रयास करें और अपने व्यवहार और अपने चरित्र पर अपना ध्यान रखें। झूठ न बोलें और न ही किसी प्रकार का वादा तोड़ें। अपनी सेहत को नज़रअंदाज करने की भूल ना करें। 12वें भाव में अगर केतु है तो आपको चाहिए कि आप उसका शुभ फल पाने के लिए बृहस्पति ग्रह का उपाय करें, गणेश जी की उपासना करें, बुधवार या गुरुवार का व्रत रखें, रात में अपने तकिए के नीचे सौंफ रखकर सोएं, कुत्ते को हर रोज रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको जानकारी दी कि केतु की अलग अलग स्थिति कैसे प्रभाव डालती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।